दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है तापोसदास जी ने। तापोसदास जी बताते हैं कि ये तब की घटना है जब वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। हालांकि अब तो वो अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं, पर उस दौरान जब वो ट्रक चलाते थे तो कई बार उनको कुछ ऐसा काम भी मिलता था जिसे पूरा करने में उनके पसीने छूट जाते थे। पर ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने शेयर करते हुए बताया है कि आज से लगभग 7 साल पहले उन्हें एक क्लाइंट का कॉल आया। कॉल पर क्लाइंट से बात करने के बाद जब तापोसदास जी उस क्लाइंट के पास पहुंचे और उस आदमी ने उन्हें वो काम समझाया तो वो थोड़ा सहम गए। और जब उन्होंने उस काम को अंजाम दिया तो उनके साथ जो जो घटना घटी वो बहुत ही भयानक थी। तो दोस्तों, आखिर क्या था वो काम, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ ये कहानी तापोसदास जी के नज़रिए से। दोस्तों, रात के यहीं कोई 11 बज रहे होंगे जब मैं माल की डिलीवरी करके गोदाम वापस लौट रहा था। फिर इसी बीच मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जब मैंने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि कोई अननोन नंबर है। उस टाइम मैं फ़ोन उठाना तो नहीं चाहता था, पर ना जाने क्यों मैंने वो फ़ोन उठा ही लिया। फ़ोन उठाते ही सामने से किसी मर्द ने कहा, आप तापोसदास जी बात कर रहे हैं? उसके मेरे नाम लेते ही मैंने कहा, हाँ मैं तापोस जी हूँ, कहिए। मेरे इतना कहने के बाद उस आदमी ने बोला, मेरे पास आपके लिए एक काम है, आप चंदोल घाट आ सकते हैं क्या? अब ये सुनते ही मैं कुछ देर सोच में पड़ गया, क्योंकि चंदोल घाट वैसे तो रास्ते में ही पड़ता था, पर मैं तो घर लौट रहा था और ऐसे में ऊपर से मैं थका हुआ भी था। तो ऐसे में एक और नया काम लेना नहीं चाहता था मैं, इसलिए मैंने बोला, काम क्या है, काम बताइए। मेरे पूछने पर उस आदमी ने काम तो नहीं बताया, बस इतना ही बोला कि अभी मैं आपको 2 घंटे के लिए 5,000 रुपये दूंगा, अगर आप काम समय पर कर दे। तो अगर आप काम करना चाहो तो चंदोल घाट पहुंचकर मुझे मिलो। दोस्तों, 5,000 की बात आते ही मेरा भी दिमाग घूम गया। वो क्या है ना कि जब भी पैसों की बात होती है तो विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। उस रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैंने उस अनजान आदमी को हाँ कह दिया। फिर क्या था, जैसा कि मैंने कहा कि चंदोल घाट रास्ते में पड़ता था, लिहाजा मैंने अपनी ट्रक की स्पीड एकदम से बढ़ाई और चंडोल घाट की तरफ बढ़ गया। फिर जब मैं चंडोल घाट पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां तो कोई है ही नहीं, जिस वजह से मैंने उस नंबर पर फिर से कॉल किया जिस नंबर से मुझे कॉल आया था, पर उस नंबर पर कॉल लगा ही नहीं। कुछ सोचने के बाद कि अब मैं क्या करूं, वापस जाऊं, क्या किसी ने मेरे साथ कोई मजाक किया है, अभी ये सब विचार मेरे मन में चल ही रहा था कि तभी उधर से कॉल आ गया। फिर उस आदमी का फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, अरे भाई मैं तो चंदोल घाट पहुंच गया हूं, आप कहाँ हैं, कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे मुझे। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा कि आपको अभी आर हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पर तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा और वो तुम्हें एक शिपमेंट देगा और वही शिपमेंट लेने के बाद तुम मुझे कॉल करना, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे करना क्या है। दोस्तों, उस आदमी के निर्देश देते ही मैं आर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया, जो चंदोल घाट से महज 5 किलोमीटर दूर था। फिर जब मैं आर हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे वहां पर एक आदमी मिला, जिसने मुझे देखते ही कहा, तापोसदास जी, जिस पर मैंने हाँ कहा। मेरे हाँ कहते ही उस आदमी ने मुझे ट्रक को बेसमेंट की तरफ जाने का इशारा किया। उस आदमी के इशारा करते ही जब मैं बेसमेंट के अंदर गया तो मैंने पाया कि वहाँ और भी कई सारे ट्रक खड़े हैं, मानो उन्हें भी इसी काम के लिए बुलाया गया हो। खैर, ट्रक रोकने के बाद मैं इंतज़ार करने लगा सामान की लोड होने का। मुझे ये तो नहीं मालूम था कि आखिर सामान क्या है, पर जो भी था मुझे तो सिर्फ लेकर जाना था। मैं अभी ट्रक में बैठा इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी वही आदमी एक छोटा सा डिब्बा जो कि काले रंग का था अपने हाथ में लेकर आया। उस आदमी के हाथ में वो छोटा सा काला पैकेट देखकर मैं भी एकदम से चौंक गया और ये सोचने लगा कि क्या बस यही छोटा सा डिब्बा है पैकेज के नाम पर।
अभी मेरे मन में यही ख्याल आया ही था कि तभी उस आदमी ने मुझे ट्रक का पीछे का दरवाज़ा खोलने को बोला। उसके इशारा पाते ही मैं ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक का पीछे का दरवाज़ा खोला। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उस आदमी ने वो पैकेज रखा और मुझे वहाँ से जाने को कह दिया, जिस पर मैंने उस आदमी से बोला भी, क्या बस इतना ही सामान है और कोई सामान नहीं है क्या? मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद मैं ट्रक में बैठा और उस आदमी के कहे अनुसार उसे कॉल लगाया और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, अरे भाई ये क्या मजाक है? हैं? सिर्फ एक छोटा सा पैकेज है जो हाथ में भी रख सकते हैं, इसके लिए आपने ट्रक बुक कर दी? मेरे ये कहते ही उस आदमी ने बड़े ही गर्म मिजाज में बोला, तुम बस अपना काम करो, समझे? और अब तुम सीधे बल्लीपुर हाईवे के रेड लाइट पर जाकर रुकना। यहाँ तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा और वो भी तुम्हें एक सामान देगा। सामान लेने के बाद ये ध्यान रहे कि तुम उससे कोई भी बात मत करना, और हाँ, सामान लेते ही मुझे फिर से कॉल करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे करना क्या है। दोस्तों, उस आदमी की बेरुखी से बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और मैं हॉस्पिटल के बेसमेंट से निकल पड़ा बल्लीपुर हाईवे के लिए। गाड़ी अपनी स्पीड में थी, पर इसके बावजूद भी गाड़ी की जो रफ्तार थी वो तेज़ नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी की रफ्तार एक्सीलेटर के हिसाब से और भी होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं था। मानो ट्रक काफ़ी भारी चीज़ से भरा हुआ हो। ट्रक तो पूरा खाली ही था, सिर्फ एक छोटे से पार्सल के सिवाय ट्रक में कुछ भी नहीं था। खैर, उस वक्त तो मैंने इतना गौर नहीं किया कि आखिर ये क्या मांजरा है। पर जब मैं बल्लीपुर हाईवे के उस रेड लाइट पर पहुंचा जहां मुझे रुकना था, तो मैंने पाया कि वहां पहले से एक आदमी खड़ा है। मेरे ट्रक रोकते ही वो आदमी मेरी तरफ आया और एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाया। पर जैसे ही मैंने वो कागज़ का टुकड़ा पढ़ा तो वैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगा। और फिर इसी बीच जब मैंने उस कागज़ के टुकड़े की तरफ देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। दरअसल उस कागज़ के टुकड़े पर कुछ अजीब से गोल गोल निशान बने हुए थे, वो भी रंग बिरंगे, मानो किसी बच्चे ने किसी तरह की कोई कलाकारी करी हो। अब ये देखकर मेरा माथा पिनक गया कि भला ये कैसा काम है। एक आदमी एक छोटी सी डिब्बी ट्रक में रखता है और दूसरा एक फालतू सा कागज़ थमा के चला जाता है। आखिर ये काम है भी या कोई मजाक है? ये सब सोचकर मेरा दिमाग अब गर्म हो गया था और मैं झुंझलाते हुए उस आदमी से बोला, अरे ओ भाई साहब, ये क्या मजाक है? मेरे इतना कहते ही वो आदमी रुका और मेरी तरफ पलटा। मेरी तरफ पलटते ही उसने बड़े ही अजीब अंदाज में मुझे घूरा, मानो वो कुछ बताना चाहता हो, पर उसने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला। फिर कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो एक झटके से वहाँ से चला गया। मैं तो ये भी नहीं देख पाया कि वो किस ओर चला गया, पर अब तक मेरा दिमाग पूरी तरह से जल चुका था। तभी मैं ट्रक से नीचे उतरा ये देखने के लिए कि उस छोटे से डिब्बे में कोई फालतू सी चीज़ तो नहीं है। और जैसे ही मैं ट्रक के पीछे पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर उस पैकेज को खोला तो उस पैकेज के खुलते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं मेरी नाक और मुंह में जाने लगा। अब ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया और वो डिब्बा नीचे फेंक दिया, पर वो धुआं अभी भी आता ही रहा और मेरी नाक और मेरे मुंह में समाता गया। फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लगा, यहाँ तक कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। और फिर जब वो धुआं उस डिब्बी से निकलना बंद हुआ तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। पर दोस्तों, मुझे अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, लेकिन मेरा सर अभी भी चकरा ही रहा था। दोस्तों, इस घटना ने मुझे पूरा अंदर से हिला कर रख दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बला थी। आखिर ये धुआं मेरे मुंह में ही क्यों गया, कहीं और क्यों नहीं? अभी मैं यही सब सोच रहा था कि इसी बीच फ़ोन की रिंग बज उठी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो ये कॉल उसी आदमी का था, यानी कि जिसने मुझे ये काम दिया था। मेरे फ़ोन उठाते ही उस आदमी ने पूछा, क्या तुम बल्लीपुर रेड लाइट पर पहुंच गए? उसके ये कहते ही मैं उस पर खिसियाते बोला, हाँ मैं कब का पहुंच गया हूँ और मैंने उस दूसरे आदमी से पैकेज भी ले लिया है, पर तुम ये बताओ
कि भला ये कौन सा काम है, ये कागज़ का टुकड़ा लेना, ये काम तो तुम किसी और से भी करवा सकते थे, और ऊपर से उस काले डिब्बे में काले धुएं के अलावा कुछ नहीं था। आखिर तुम हो कौन और ये कौन सा काम है? मेरे ये सवाल करते ही वो आदमी एकदम से घबरा गया और हकलाते हुए बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुमने ये काली डिब्बी खोल कर देख ली है? उसके ये कहते ही मैं बोला, हाँ मैंने वो खोल कर देख लिया है और उसमें से सिर्फ धुआं ही निकला और वो सारा का सारा धुआं मेरे अंदर चला गया। मेरे ये कहते ही वो आदमी कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, देखो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उस शिपमेंट को खोलकर अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही खुद होगे। उस आदमी के कहते ही मैंने फिर से तपते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या होने वाला है मेरे साथ? जिसके बाद उस आदमी ने कहा, जो कागज का टुकड़ा तुमने लिया है उसे एक बार जाकर पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अगर जिंदा रहे तो कॉल करना। दोस्तों इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और उसके फ़ोन काटने के बाद मैंने उस आदमी को मन ही मन बहुत ही गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, पर मैं कर भी क्या सकता था इसके अलावा। फिर कुछ देर यूं ही बड़बड़ाने के बाद मैं ट्रक में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने पाया कि मेरा पेट एकदम से बड़ा होने लगा है, और फिर जब मैंने अपने पेट की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरा पेट अब काला पड़ चुका है और वो लगातार उभरे जा रहा है। ये देखते ही मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो वो आदमी सही कह रहा था कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो चुका है और ऐसे में मुझे कुछ तो करना था, वो भी अपने बचाव के लिए। फिर कुछ और सोचने के बाद फिर अचानक ही मुझे अपने बाबा का ख्याल आया जो शमशान घाट में रहते थे। उनका ख्याल आते ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक शमशान की तरफ मोड़ दिया, जो कि आगे 7 किलोमीटर दूर था। ट्रक की रफ्तार फुल स्पीड में करके मैं पहुंचा उस शमशान घाट जहां पर मेरे बाबा बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो डांटते बोले, अरे ये क्या हाल बना लिया है तूने, ये किसने किया तेरे साथ? उनकी बातों से मालूम चल रहा था कि उन्हें मालूम था कि मुझे क्या हुआ है। मैंने फ़ौरन ही उन्हें सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे पहले तो वो कागज़ का टुकड़ा देने को बोला जो उस आदमी ने मुझे बल्लीपुर रेड लाइट पर दिया था। बाबा की बात सुनते ही मैंने फ़ौरन ही वो कागज़ का टुकड़ा उन्हें ही थमा दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे वही बगल में बनी चिता पर लेटने को बोला। मैं तो जानता था कि बाबा जो करेंगे वो सही ही करेंगे, इसलिए मैंने उनसे इस पर कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप जाकर मैं उस चिता पर लेट गया। मेरे चिता पर लेटने के बाद बाबा ने मेरे पेट पर एक लाल रंग की शीशी रखी। शीशी रखने के बाद उन्होंने कुछ मंत्रों का भी उच्चारण किया। फिर इसके बाद मेरे पेट में एक अजीब सा कुछ होने लगा और साथ ही तेज दर्द भी। उस तेज दर्द के साथ वो सारा का सारा काला धुआं उस शीशी के अंदर जाने लगा। फिर कुछ देर में मैं बेहोश हो गया और फिर जब मुझे होश आया तो बाबा ने मुझे वो लाल शीशी दी जो उन्होंने मेरे पेट पर रखी थी। शीशी देने के बाद जब उन्होंने मुझसे कहा कि इसे जल्द से जल्द शमशान घाट की दक्षिण दिशा में गाड़ दो और फिर वहीं से सीधे अपने घर चले जाना, और हाँ, भूल से भी मैं इस शमशान घाट में फिर से ना आऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा के ये कहते ही ठीक मैंने वैसा ही किया। वो शीशी मैंने उस शमशान घाट के दक्षिण दिशा में जाकर गाड़ दी और फिर वहाँ से मैं सीधा चला आया अपने घर। दोस्तों, फिर इस घटना के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा, पर मेरी तबीयत अब अगले कुछ दिनों तक खराब रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गया, पर आज भी मैं उस घटना को कभी नहीं भूल पाता कि आखिर कौन था वो आदमी और मुझसे वो कौन सा काम करवाना चाहता था। अगर उस रात मुझे बाबा का ख्याल नहीं आया होता तो शायद मैं कुछ और ही बन गया होता, पर क्या है इसका जवाब मुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।